अच्छा, इकोनॉमिक डायनामिक क्या कहता है? इफ द एनालिसिस कंसीडर्स द रिलेशनशिप बिटवीन relevant variable whose values belongs to different point of time known as dynamic economics. If the quantity of a commodity that is offered at a point of time t is dependent on a price that is prevailed the point t minus 1 is dynamic relation. The dynamic analysis traces out the whole path through which the system passes over time to reach the new equilibrium. जिस तरह से हमने पढ़ा था आपको याद होगा कंपैरेटिव स्टैटिक। कंपैरेटिव स्टैटिक में हमने क्या किया था, हमने दो डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे और उनको हमने कंपेयर किया था, वो था स्टैटिक इकोनॉमिक्स। हम स्टैटिक इकोनॉमिक्स को पढ़े थे, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे किसी चीज का, हम कह लें कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है उसको स्टडी कर रहे हैं, वो स्टैटिक है। कंपैरेटिव स्टैटिक का मतलब क्या था कि हमने एक टाइम पे वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, फिर कुछ अरसे बाद नेक्स्ट इक्विलिब्रियम हमारा क्या बन रहा है और उन इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम कंपेयर करते हैं, वो होता है इकोनॉमिक स्टैटिक या कंपैरेटिव स्टैटिक। इकोनॉमिक डायनामिक क्या होता है कि एक जगह से शिफ्ट हो रहा है दूसरी जगह, इसकी शिफ्टिंग का पाथ, मतलब दो डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, इनमें जो गैप है वो किस वजह से हो रहा है, उस गैप को स्टडी करना इकोनॉमिक डायनामिक कहलाता है। The economic unit have to be taken decision about their behavior present time t for the expected future time t plus 1. When expectations are realized, then they continue to behave in same way known as dynamic equilibrium. डायनामिक इकोनॉमिक डायनामिक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम एक पूरा पाथ को, वेरिएबल्स में जो जो चेंजेस हो रही होती हैं उसके पूरे पाथ को स्टडी करते हैं। कंपैरेटिव स्टैटिक से अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपैरेटिव स्टैटिक में हम दो डिफरेंट इक्विलिब्रियम्स फाइंड करते हैं और दो डिफरेंट इक्विलिब्रियम्स के बीच में हम कोई स्टडी नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि ये चेंज क्यों आया, नया इक्विलिब्रियम पुराने इक्विलिब्रियम में क्यों चेंज आया, बीच में कितनी फेजेस से वो इक्विलिब्रियम पॉइंट गुजरा है, हम नहीं स्टडी करते। लेकिन डायनामिक इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम के बीच में जो चेंजेस आ रही हैं उन बीच के चेंजेस को स्टडी करते हैं, वो होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। आ रहा है कि जो करंट टाइम पीरियड होता है, जो भी पीछे हमने पढ़ा था, करंट टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, ये करंट टाइम पीरियड जो है वो सिंपली t इसको लिखते हैं, और फ्यूचर का एक्सपेक्टेड का अगले साल का जो टाइम पीरियड होगा उसको हम t प्लस 1 लिख देते हैं। अगर अगले 2 साल की बात करें उसको लिखने का तरीका क्या होता है, t प्लस 2, मतलब उसमें अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ अगले 2 साल की बात नहीं कर रहा, ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज से 2 साल तक के बीच में जो वेरिएबल्स हैं उनमें किस तरह की चेंजेस आई हैं। शायद ये बात हमने क्लास फर्स्ट लेक्चर में, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें भी हमने डिस्कस किया था। स्टैटिक इकोनॉमिक्स होती है, एक डायनामिक इकोनॉमिक्स होती है। स्टैटिक इकोनॉमिक्स का मतलब है एक स्पेसिफिक टाइम पे दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप स्टडी कर रहे होते हैं, कोई तीसरा वेरिएबल नहीं होता। ये जो हमने इलास्टिसिटी पढ़ा था, इलास्टिसिटी में हमने सिर्फ प्राइस और डिमांड का रिलेशन देखा था। थर्ड, बाकी जो वेरिएबल्स थे जो इफेक्ट करे थे डिमांड को, उनको हमने एज्यूम किया था कि वो कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा। और इकोनॉमिक डायनामिक्स को यहाँ पे हमने डिफाइन किया था कि डायनामिक्स क्या होती है, जब एक स्पेसिफिक टाइम पे दो से ज्यादा वेरिएबल्स को हम स्टडी कर रहे हों और डिफरेंट टाइम पीरियड पे हम स्टडी कर रहे हों। कंपैरेटिव स्टैटिक में हमने दो ही वेरिएबल को स्टडी किया था और दो डिफरेंट टाइम पीरियड पे स्टडी किया था और उनका कंपैरिजन किया था। एक इक्विलिब्रियम ये है, दूसरा इक्विलिब्रियम ये है, इनमें इक्विलिब्रियम में ये चेंजेस आ रही हैं। डायनामिक इकोनॉमिक्स में दो से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं और डिफरेंट टाइम पीरियड्स भी हो सकते हैं। आज के दिन इनका ये रिलेशन है, कल को उनका रिलेशन इस तरह से, परसों का उनका रिलेशन इस तरह से। पूरा पाथ अगर मैं कहती हूँ एक आज इस मंथ में ये टाइम इक्विलिब्रियम है, अगले मंथ में 20th के नया इक्विलिब्रियम बनेगा, इसके बीच में टाइम पीरियड सारा स्टडी करें, वो हमारे पास होती है इकोनॉमिक डायनामिक। ये सिर्फ इसकी थोड़ी सी थ्योरी आप देख लें। तो इकोनॉमिक डायनामिक्स को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रल कैलकुलस की तरफ जाते हैं। जिस तरह से आपको स्टार्ट में एक एग्जांपल दी गई हैं कि किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं डायनामिक इकोनॉमिक्स को, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, लिमिट्स के क्वेश्चंस होते हैं। इंटीग्रेशन की तरफ हम चलते हैं। एग्जांपल बेसिक एग्जांपल दी गई हैं, ये इकोनॉमिक्स की मतलब आपको मैथमेटिकल प्योर एक मैथमेटिकल करवा रही हूँ। ये दो एग्जांपल्स मैं समझाने के बाद आपको मैं इसकी इकोनॉमिक एप्लीकेशंस करवा रही हूँ। कोई बता सकता है ये एग्जांपल्स के, ये किस तरह की एग्जांपल सॉल्व हुई? यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि मार्जिनल कॉस्ट अगर आपको 10 दी गई है तो आपने फाइंड आउट करना है फर्म्स की टोटल कॉस्ट।
कि फर्म कितनी कॉस्ट मजीद अप्लाई कर रही है। इंटीग्रल है 10 dq, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने, इंटीग्रल हटाने, आपने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास आ जाएगा 10q प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी इंक्लूड है, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड है और कांस्टेंट नंबर भी इंक्लूड है। तो कांस्टेंट नंबर जो है वो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब जो कि चेंज नहीं होती टाइम के साथ, वो हमारे पास कांस्टेंट या फिक्स्ड कॉस्ट उसे कहते हैं। दूसरा जो हमारे पास है 10q, वो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो इस टोटल कॉस्ट में हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 10 प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो 10q और प्लस कॉस्ट हो गया, कांस्टेंट नंबर हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो टोटल कॉस्ट है आपकी वो 10q प्लस कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट इसमें से क्या है, 10q हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट हो गई और कांस्टेंट नंबर जो है हमारे पास वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट AFC विच इज इक्वल्स टू FC या TFC भी कह सकते हैं, टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं, उसको Q से डिवाइड कर दें। कांस्टेंट नंबर है, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं कांस्टेंट नंबर डिवाइडेड बाय Q, वो हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है एवरेज कॉस्ट AC, इसको एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हैं, इसको ATC भी कह सकते हैं, मींस एवरेज टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं। टोटल कॉस्ट का एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q। टोटल कॉस्ट आपके पास फाइंड आउट कर चुके, टोटल कॉस्ट आपके पास क्या था, 10q प्लस कांस्टेंट था, ये 10q प्लस C था, कांस्टेंट के लिए हम C यूज करते हैं, तो उसको Q से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इसी तरह से फिर हमने AVC फाइंड किया, AVC इज इक्वल्स टू VC, या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q। तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास क्या थी, 10q, उसको Q से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। फिर है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे सॉल्व करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या था, टोटल कॉस्ट की वैल्यू जो थी 10q प्लस कांस्टेंट नंबर था, इसका जब इसको पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। q के रिस्पेक्ट से लेंगे तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी 10। क्लियर हो गया क्लास? यहाँ पे आपको गिवन है, क्वेश्चन है आपके पास, इफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2q फाइंड ऑल कॉस्ट। ठीक है, ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, आपने बाकी सारी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। आपने इंटीग्रेट कर दिया इसको, 5 प्लस 2q को इंटीग्रेट करके आपके पास आंसर आया 5q प्लस q स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ये आपके पास आंसर है और ये आपके पास टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट आपको कैसे पता चला यहाँ पे टोटल कॉस्ट है? क्योंकि क्यूज भी है इसमें और कांस्टेंट नंबर भी है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स्ड कॉस्ट भी है। फिर इसमें ये टोटल कॉस्ट आपके पास हो गई, इसमें आपने अलग अलग करके बता दिया कि फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास क्या बन रही है, आपके पास कांस्टेंट नंबर फिक्स्ड कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट क्या है जो कि टाइम के साथ चेंज हो रही है, वो 5q प्लस q स्क्वायर, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। उसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करके बताओ। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट AFC का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी या Q। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय C डिवाइड बाय Q आ जाएगा। इसी के साथ मैंने आपसे कहा है AC फाइंड करके बताओ एवरेज टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट की एवरेज, जहाँ पे वो AC लिखा हुआ है, इसका मतलब है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करोगे। टोटल कॉस्ट आपके पास क्या है, Q स्क्वायर प्लस 5q प्लस C, इसको डिवाइड कर दोगे Q पे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, कोई बता सकता है ना हम? तो आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट आएगा 5 प्लस Q प्लस C डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, उसके बाद आपने सॉल्व करना है AVC।
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि सारी की सारी कॉस्ट आपने फाइंड आउट करनी है। सारी कॉस्ट का मतलब है टोटल कॉस्ट बताएं, वेरिएबल कॉस्ट बताएं, फिक्स्ड कॉस्ट बताएं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताएं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बताएं, एवरेज टोटल कॉस्ट बताएं, मार्जिनल कॉस्ट बताएं। ये सारी कॉस्ट आपने यहाँ पे बतानी है। अब आपने क्या करना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी है। वेरिएबल कॉस्ट की एवरेज कैसे लेंगे, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी इसको क्यू पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है क्यू स्क्वायर प्लस 5q, इसको क्यू पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 प्लस क्यू। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी है वो 5 प्लस क्यू आ जाएगी। इसी तरह से मार्जिनल कॉस्ट अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला ऊपर लिखा है, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या है, क्यू स्क्वायर प्लस 5q प्लस कांस्टेंट, इसका अगर क्यू के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करोगे इसको तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2q प्लस 5। ये आपके पास आ गया मार्जिनल कॉस्ट, और वही आपके पास आंसर आया जो आपके पास क्वेश्चन में था।